हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम 2023 के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी महामैराथन यहाँ पे टॉपिक लाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि ईवीएस में से आश्रय, भोजन, थीम्स, ये सब जो पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक आज इस वीडियो में लाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिना स्किप के सारे टॉपिक को अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इससे पहले भी मैंने और पार्ट 1 जो ईवीएस मैराथन है पार्ट 1 में मैंने वो करा रखी हुई है, आप उसको भी जाके अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे पार्ट 2 ईवीएस एनसीईआरटी की महामैराथन पार्ट 2 होने वाली है, जो आपके यहाँ पे देखिए ये सब टॉपिक सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को चल रहे हैं स्टार्ट करने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ईवीएस एनसीईआरटी पार्ट 2 महामैराथन का पहला टॉपिक क्या है? भोजन। तो यहाँ पे भोजन दिया है, तो जीवधारियों को 3 भागों में बांटते हैं। तो भोजन के आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। तो देखते हैं 3 पॉइंट क्या है। तो 3 पॉइंट ये है शाकाहारी, दूसरा पॉइंट मांसाहारी, तीसरा पॉइंट सर्वाहारी। अब हम इनके बारे में और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? शाकाहारी। तो शाकाहारी वो शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ पत्तियां, पौधे, झाड़ियां, अनाज ये सब खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस। तो ये सब मांस नहीं खाते हैं, मीट, मछली, अंड ये सब नहीं खाते हैं, तो ये शाकाहारी हुए। अब हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ? मांसाहारी। तो ये ऐसे जीव जंतु जो मांसाहारी खाते हैं, जो मांस खाते हैं, वो मांसाहारी हुए। तो जैसे यहाँ पे दिया है बाघ, शेर इत्यादि। तो बाघ, शेर ये सब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो ये इसलिए इनके जो जीवधारियों में ये मांसाहारी में आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है सर्वाहारी, जो मांस भी खाते हैं और फूल पत्ती अनाज ये सब दोनों मिलकर खाते हैं, वो क्या हुए? वो सर्वाहारी। और सर्वाहारी के एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं यहाँ पे? जैसे मनुष्य, कौवा, काकरोच और कुत्ता। तो ये किस जीवधारी में आते हैं? ये सब सर्वाहारी जीवधारी में आते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अब दूसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया है। भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव के दांत की संरचना। मतलब जो भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव की जो दांत होती है, किस प्रकार की संरचना होती है। जैसे मनुष्य की अलग होती है, पक्षियों का अलग होता है, जानवरों का अलग होता है, वो अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गाय पे। तो यहाँ पे दिया है गाय। तो गाय अपने भोजन को कैसे खाते हैं? तो गाय का जो आगे का दांत होता है वो छोटे होते हैं। तो जो आगे का दांत होता है वो छोटे होते हैं, जिससे वो भूसा को सुरख ले सके। मतलब जो आगे का जो दांत होता है वो छोटे होते हैं, और जो भूसे होते हैं उसे वो आसानी से सुरखते हैं। और जो पीछे के चौड़े दांत होते हैं वो उनका क्या काम है? तो भूसों को चबाकर खाने वाला होता है। मतलब जो आगे का दांत होता है छोटा होता है, इसलिए वो भूसे को अच्छे से सुरखते हैं, और जो पीछे का जो चौड़े दांत होते हैं उसे भूसे को चबाकर खाने वाला होता है। देखिए गाय के बारे में ये दांत ऐसे हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार एग्जाम्पल देखो, अगली बार एग्जाम्पल में ये पूछा था गिलहरी के दांत क्यों, ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए दांतों के बारे में बात किया जा रहा है, एनसीईआरटी में आई है, तो इसलिए आप इसको जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए कुत्ता, शेर, बाघ, बिल्ली। यानी कुत्ता, शेर, बाघ और बिल्ली ये कैसे खाते हैं? तो ये काट कर, फाड़ कर अपने भोजन को खाते हैं। मतलब कुत्ता, शेर, बाघ, बिल्ली। आप एक पेन और नोट जरूर करते जाइए, जैसे एग्जाम में सिर्फ एक बार आपको देखना रहेगा। ठीक है, तो कुत्ता, शेर, बाघ और बिल्ली, तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये काट कर, फाड़ कर अपने भोजन को खाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चील। तो चील देखिए यहाँ पे, चील देखिए, चील इस तरीके से होता है। तो इसकी जो चोंच होती है, ये जो इसकी चोंच होते हैं ये इस संरचना की होती है। तो ये अपने भोजन को किस प्रकार खाते हैं? तो ये अपने भोजन को
फाड़ कर खाते हैं। तो चील की संरचना, चील की जो चोंच होती है इस संरचना की होती है, इसलिए अपने भोजन को वो फाड़ कर खाते हैं। तो यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे चलते हैं कबूतर पे। कबूतर पे देखिए कबूतर कैसे खाते हैं। यह दानों को पीस कर खाते हैं। मतलब जो अगर देखिए कबूतर जो होता है अभी अपने मुंह में कुछ दाने ले लेता है तो काफी देर तक वो ऐसे गुनगुनाता रहता है। इसके बाद जब वो अच्छे से पीस लेता है दांत को, तो वो दाने को अच्छे से अगर पीस लेता है तो वो अच्छे से, तो फिर वो खा लेता है। मतलब कबूतर का दांत कैसा होता है, वो दानों को पीस कर खाते हैं। वो अपने भोजन को कैसे करते हैं, पीस कर खाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं बगुला पे। बगुला अपना भोजन कैसा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बगुला देखिए, इनकी चोंच की संरचना लंबी होती है। जो बगुला होती है उसकी चोंच इस तरीके के आकार की होती है। तो उसकी जो चोंच होती है वो संरचना में लंबी होती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, जिससे यह जमीन से कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं। मतलब जो उनकी चोंच होती है वो लंबी होती है, इसलिए वो जमीन से कीड़े मकोड़ों को आसानी से वो खा लेती हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे, गिलहरी। देखिए बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सीटेट के एग्जाम में ऐसा कोई भी ऐसे पेपर, जितनी बार पेपर हुई है तो गिलहरी के बारे में तो जरूर ही जरूर क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप इसे जरूर अच्छे से देखिए, गिलहरी। तो यहाँ पे गिलहरी के बारे में ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यही होगा, तो गिलहरी। तो गिलहरी पे जाइए। बाद में अगर चूहा ऑप्शन दिया है तो सेकंड पे आप चूहा लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट पे आप गिलहरी लगाएंगे, ठीक है। इसे याद रखना। यह हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। वो क्यों क्यों खाते रहते हैं, क्योंकि इसलिए खाते रहते हैं कि उनके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। और जो चूहा होता है, यहाँ पे बहुत देखो विवाद हुआ था कि मतलब चूहा के भी तो दांत बढ़ते हैं। हाँ मानते हैं चूहा की दांत बढ़ती है, चूहा की दांत बढ़ती है, बट लेकिन वो इसलिए वो अपने कुछ न कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि अगर मुंह अगर बंद कर लिए तो उनका गला बंद हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं और उनके दांत मतलब बढ़ ना पाए, इसके वजह से वो कुछ न कुछ खाते रहते हैं और उनका गला बंद ना हो जाए। इसलिए ये टॉपिक पे चूहा आता है। लेकिन गिलहरी ये इस बात के लिए, क्योंकि उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें कि पहले पे हम गिलहरी लगाएंगे, अगर गिलहरी ऑप्शन में नहीं है तो हम चूहा के साथ जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे सांप के बारे में। सांप अपने भोजन को कैसे खाते हैं। तो इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। जो इनके दांत होते हैं खोखले होते हैं और ये अपने भोजन को निगल जाते हैं। मतलब इनके दांत जो होते हैं खोखले होते हैं, तो भोजन को क्या करते हैं, आसानी से निगल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य के बारे में। मनुष्य अपने भोजन को कैसे प्राप्त करता है। तो मनुष्य काट कर, पीस कर, फाड़ कर और चबा कर खाते हैं। मतलब मनुष्य ऐसा है जो काट कर, पीस कर, फाड़ कर और चबा कर खाता है। मनुष्य भी और कौवा भी। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौवा और मनुष्य ऐसा है कि जो अपने भोजन को काट कर, पीस कर, फाड़ कर और चबा कर खाते हैं। यहाँ पे देखिए हम दांत के बारे में पढ़े। पहले हम भोजन के आधार पे जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए दांतों के बारे में पढ़े। देखिए भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव के दांत की संरचना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और 2 टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे, कुछ राज्य का विशेष व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ। आप प्लीज एक पेन और एक नोट इसे लेके बैठिएगा, जिससे आप एक एक पॉइंट लिखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो एक एक पॉइंट आप अच्छे से लिखे रहते हैं वही एक बार आपको देखने में से आसानी रहेगा। तो यहाँ पे जो चीजें आपको नहीं याद है उसे जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है वही पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ राज्यों का विशेष व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे एक साइड राज्य, एक साइड में व्यंजन खाद्य पदार्थ, मतलब वहाँ के प्रसिद्ध पकवान। अब हम चलते हैं यहाँ पे असम के बारे में। यहाँ पे देखिए असम। तो असम यहाँ पे क्या है, मसूर टैगा मछली। मतलब असम में क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध पकवान है, तो मसूर
टैगा मछली। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है, हम यहाँ पे मसूर टैगा मछली इस तरीके से ये बनता है। तो कहाँ पे जो अगर पूछ लिया क्वेश्चन में मसूर टैगा मछली कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो असम में। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे बिहार के बारे में। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, बिहार। तो यहाँ पे देखिए लिट्टी और चोखा और खोबी का लाई और चावल दाल। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे लिट्टी चोखा खोबी का लाई चावल दाल ये सब कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो आप बिहार लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिट्टी और चोखा यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे लिट्टी और चोखा खोबी और मलाई और चावल दाल तो बिहार का प्रसिद्ध पकवान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राज्य में। देखिए यहाँ पे गोवा। गोवा में क्या खाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये देखिए ये है गोवा। नारियल का तेल में बनी मछली। जब भी एग्जाम में देखिए बार बार मैं एनसीईआरटी में पहले भी कराई हूँ, आज भी बता रही हूँ कि बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। सरसों के तेल में पूछे तो आप जम्मू कश्मीर लगाइएगा, और नारियल के तेल में बने तो आप गोवा लगाइएगा। ठीक है, तो नारियल के जो तेल में बनी मछली होती है वो कहाँ पे, गोवा राज्य में खाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे ढोकला कहाँ खाई जाती है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो ये गुजरात का। तो गुजरात में ढोकला, खांडवी और लेमन राइस खाते हैं। मतलब गुजरात का जो प्रसिद्ध पकवान है वो कौन सा पकवान है, ढोकला, खांडवी और लेमन राइस। तो यहाँ पे देखिए चित्र इसलिए रख दिया जाता है जिससे आपको अच्छे से आसानी से याद हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हरियाणा में क्या प्रसिद्ध पकवान है, तो यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा और बाजरा की खिचड़ी। यानी जो अगर पूछ ले जाए क्वेश्चन में कि बाजरा की खिचड़ी कहाँ प्रसिद्ध पकवान है, तो हरियाणा में कढ़ी पकौड़ा बाजरा खिचड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर में क्या खाते हैं। जम्मू कश्मीर का फेमस पकवान क्या है, तो यहाँ पे सरसों के तेल में पका हुआ मछली, कहवा और राजमा। तो अगर सरसों के तेल में पूछे तो जम्मू कश्मीर, नारियल के तेल में पूछे तो गोवा। ठीक है, तो और कहवा को क्या कहते हैं, कहवा अगर पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं, तो चाय को क्या कहते हैं, तो कहवा कहते हैं, और कहवा राजमा। तो यहाँ पे ये सब खाए जाते हैं। अब हम झारखंड की तरफ चलते हैं। तो झारखंड में प्रसिद्ध पकवान क्या है, महुआ और रोटी। तो यहाँ पे अगर पूछ ले जाए क्वेश्चन में महुआ और रोटी कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो झारखंड में। ठीक है, अब इसे ध्यान आप एक एक चीज नोट करते जाइएगा। अगर जो आपको याद नहीं हो तो प्लीज आप इसे नोट करते जाइएगा, जो आपके एग्जाम में अच्छे से ये हेल्प हो सकेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्या खाया जाता है, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट बड़े कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में क्या खाए जाते हैं, तो ये भुट्टे की खीर। अगर पूछ ले जाए क्वेश्चन में भुट्टे की खीर कहाँ खाई जाती है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये देखिए यहाँ पे भुट्टे, यहाँ पे देखिए मक्का रखा हुआ है ये सब, और मक्के से ये खीर बनी हुई है। देखिए ये खीर बनी हुई है। तो भुट्टे की खीर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पकवान क्या है, तो यहाँ पे वड़ा पाव और पाव भाजी। देखिए यहाँ पे ये वड़ा पाव, तो वड़ा पाव और पाव भाजी ये कहाँ पे प्रसिद्ध पकवान है, तो ये महाराष्ट्र में। आप इसे एक बार अच्छे से देखते जाइए, बस खुद ऐसे आसानी से याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए नागालैंड अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में बांस के कोपल और मोमोज ये खाना कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो यहाँ ये नागालैंड में। तो नागालैंड में मोमोज और बांस के कोपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राज्य पे। देखिए उड़ीसा राज्य में चलते हैं। तो उड़ीसा राज्य में क्या प्रसिद्ध पकवान है, तो ये छेना पोड़ा ऐसा पकवान है, ये सिर्फ उड़ीसा का प्रसिद्ध पकवान है। अब हम चलते हैं पंजाब में। देखिए पंजाब में यहाँ पे क्या प्रसिद्ध पकवान है, ये देखिए। तो सरसों का साग मक्के की रोटी। तो सरसों का साग मक्के की रोटी ये कहाँ पे प्रसिद्ध पकवान है, तो ये पंजाब में। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे राजस्थान में। देखिए
राजस्थान में क्या प्रसिद्ध पकवान है? तो ये कहाँ पे देखिए चूरमा बाटी रखा हुआ है। तो जो और मलाई घेवर, तो यहाँ पे मलाई घेवर और चूरमा बाटी कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अब हम चलते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। देखिए एक एक राज्य में हम लोग चलेंगे और एक एक राज्य में चलते जाएंगे और वहाँ का प्रसिद्ध पकवान जानते रहेंगे, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध पकवान क्या है? तो झींगा मछली। और वहाँ पे फेमस क्या है? रसगुल्ला। तो यहाँ पे देखिए रसगुल्ला है, ये देखिए, और झींगा मछली। तो झींगा मछली और रसगुल्ला कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अब हम चलते हैं मेघालय में। तो मेघालय में क्या खाई जाती है? तो ये तुंगतप मछली। तो तुंगतप मछली अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कहाँ पे? तो ये मेघालय में। अगर मैसूर टाइगर मछली पूछ लिया जाए आपसे तो असम में। और सरसों के तेल में पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में। और नारियल के तेल में पूछ लिया जाए तो गोवा राज्य में खाई जाती है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे बेरमा मछली। तो बेरमा मछली इस प्रकार से बनाई जाती है। और बेरमा मछली कहाँ प्रसिद्ध है? तो त्रिपुरा में। पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो ये त्रिपुरा में। देखिए बेरमा मछली। अब हम चलते हैं यहाँ पे केरला राज्य में। केरल में देखिए क्या क्या प्रसिद्ध पकवान है। तो यहाँ पे अवियल मछली, टेपियोका और मिश्रित सब्जी। तो मिश्रित सब्जी, अवियल मछली और टेपियोका यहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। मिश्रित सब्जी और ये इस एक प्रकार की कई सब्जियों को मिलाकर वहाँ पे एक मिश्रित सब्जी बनती है जो वहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। तो ये कहाँ पे खाई जाती है? तो केरल में। टेपियोका, और टेपियोका का ये देखो बार बार ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है सीटेट में। तो आप इसे एक बार जरूर अच्छे से देखिएगा। तो ये टेपियोका, तो टेपियोका का क्या खाए, कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़ खाया जाता है। कौन सा भाग? जड़। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये कोप्पा बोलते हैं हम। और इसको एक नाम से जानते हैं, उसे यूर्त बोलते हैं हम। किसे? यूर्त। तो टेपियोका कहाँ खाया जाता है? केरल में। और ये जमीन के नीचे होता है। और इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़। और इसका दूसरा नाम क्या है? कोप्पा और यूर्त। देखिए यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ देखिए ऐसे बनता है हम, ये देखिए। और इसके जड़ से और क्या बनता है? इसके जो जड़ से साबुदाने बनती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में ये कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है और ये है क्या? तो ये लाल चीटी की चटनी। तो लाल चीटी की चटनी कहाँ प्रसिद्ध पकवान है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है लाल चीटी की चटनी। तो हम बताए यहाँ पे हम लोग भोजन, यहाँ पे कुछ विशेष यहाँ पे राज्य के कुछ विशेष पकवान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं फिर से भोजन के बारे में। वहाँ पे कौन से मतलब भाग खाए जाते हैं। अभी तक देखिए, अभी तक तो हम सिर्फ भोजन के बारे में बात कर रहे थे। भोजन के बारे में बात की, किस तरीके से जीवधारी होती है, उनके दांत कैसे अपने भोजन को किस तरीके से खाते हैं, उस तरीके से बात की। और भोजन कौन कौन से राज्य में प्रसिद्ध पकवान है उसके बारे में बात करें। अब हम भोजन से फिर से रिलेटेड इससे बात करने वाले हैं, भोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है वो भोजन कहलाती है। तो यहाँ पे पौधे के जो खाए जाने वाले भाग हैं, तो यहाँ पे आज हम फिर से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो पौधे के खाए जाने वाले भाग। तो पौधे के खाए जाने वाले भाग में क्या क्या खाया जाता है ये भी देखिए, आप अच्छे से इसको नोट करते रहिए। यहाँ पे तना में हम लोग क्या क्या खाते हैं? हम आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी और अरवी। तो ये सब हम क्या खाते हैं? पौधे के कौन से भाग को क्या खाते हैं? तो इसको हम तना बोलते हैं। और यही तना हम इसका खाते हैं। तो आलू कभी जड़ नहीं होता, प्याज कभी जड़ नहीं होती, क्योंकि प्याज का भाग देखिए इस तरीके से होता है और यहाँ पे छोटे छोटे जड़ इस तरीके से लगे होते हैं। इसी तरीके से ऐसे लहसुन भी होती है, तो ये जड़ हुआ। और जो इस जड़ के ऊपर जो भाग होती है वो तना कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी, अरवी, ये सब क्या है? तो तना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जड़। तो जड़ में हम लोग क्या खाते हैं? गाजर, मूली,
सलगम और चुकंदर। देखिए चुकंदर भी प्याज की आकार का होता है, इस तरीके से होता है, बट लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो निकला ये नुकीली भाग होती है। आप देखिए सबसे अच्छा यही पहचान होते हैं जिस पौधे का जो फल होता है, जो चीज़ हम खाते हैं उसका जड़ का है, उसका किस आकार का है। अगर वो नुकीले आकार का है तो हम जड़ खाते हैं, अगर उसके नीचे जड़ है और वो बीच का भाग है तो वो हम तना खाते हैं। जैसे देखिए गाजर का भाग, गाजर का आकार इस तरीके से होता है, मूली का भी आकार इस तरीके से, यह मतलब ये नुकीली नुकीली आकार का होता है। इससे हम समझ जाएंगे ये जड़ खाते हैं। तो यहाँ पे ये आप जड़ में क्या, गाजर, मूली, सलगम और चुकंदर खाते हैं। यहाँ पे देखिए पत्ते में क्या खाते हैं, तो पालक, बंद गोभी और मेथी। तो पत्ते में क्या हो गया, पालक हो गया, बंद गोभी हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, चने की पत्ती हो गई। तो ये हम सब इसके पत्ते खाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए फूल। तो हम फूल में क्या क्या खाते हैं, तो गुलाब का फूल, फूल गोभी, केले का फूल, कचनार का फूल और ब्रोकली। यानी देखिए यहाँ पे हम फूल में क्या क्या खाते हैं, तो गुलाब का फूल, फूल गोभी और केले का फूल कहाँ फेमस है, कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, तो केरल में खाई जाती है। कचनार उत्तर प्रदेश में खाई जाती है और सहजन ये महाराष्ट्र में खाई जाती है। देखिए यहाँ पे इसको ये भी बता दे रहे हैं, तो ये इसे ध्यान रखिए, ठीक है। और ब्रोकली ये भी एक प्रकार का फूल है। अब हम बीज में क्या खाते हैं, तो मटर, चना, सरसों। तो बीज में हम क्या खाएंगे, मटर, चना, सरसों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फल। फल में क्या खाएंगे, सेब, केला, अनार, संतरा इत्यादि। मतलब फल में ये खाए। तो यहाँ पे हम पढ़ लिए पौधे के कुछ भाग जो हम लोग खाते हैं, उसे मतलब कौन कौन से भाग खाते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। यहाँ पे देखिए 4 प्रकार का मतलब भाग दे दिया जाएगा और उसको सीरियल वाइज लगाने में, जैसे यहाँ पे प्याज दे दिया, तो यहाँ पे सलगम दे दिया, और यहाँ पे मूली भी दे दिया एक साइड में, और इस साइड में सेब भी दे दिया। और मतलब इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें से एक ही राइट आंसर होगा। और उसमें पूछ लिया तना किस भाग में खाते हैं, उसको तना वाले भाग को बताइए। तो यहाँ पे ऐसे 4 भाग में दे दिया जाएगा, तो जिसमें सिर्फ तना तना दिया रहेगा, मतलब तने, जैसे आलू हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया। अगर ये 4 भाग एक लाइन में रहेंगे तो आपका ये राइट आंसर होगा। तो इसलिए आप इसे ध्यान से जरूर देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ पौधों के एक से अधिक भाग भी खाया जाता है। तो यानी पौधे के सिर्फ कुछ भाग खाए जाते हैं, लेकिन कुछ भाग से भी अधिक भाग खाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका देखिए क्या क्या खाया जाता है। तो यहाँ पे जड़ और पत्ती, पत्ता, यहाँ पे जड़, पत्ता, तो इसे क्या क्या, मूली खाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, फूल और फल। फूल और फल में क्या खाते हैं, तो केला, सीताफल। मतलब पत्ता और जड़ में तो मूली खाते हैं, क्योंकि मूली का पत्ती भी खा लेते हैं और जड़ भी खाते हैं। फूल और फल में तो केले और सीताफल खाते हैं। अब हम चलते हैं, तना और पत्ता में क्या क्या खाते हैं। देखिए एनसीईआरटी में ऐसे एकदम पूरा लाइन में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तना और पत्ता, तो तना और पत्ता में लहसुन और प्याज। तना और पत्ता में लहसुन। आप कभी भूल से भी मूली को मत समझिएगा, क्योंकि मूली एक प्रकार का जड़ है और इसकी पत्तियां भी खाई जाती, तो ये जड़ में आएगा। तो तना और पत्ता ये लहसुन और प्याज में आएगा। अब हम देखिए यहाँ पे बीज और पत्ते के बारे में बात करते हैं। तो बीज और पत्ते के बारे में, एक चना हो गया, मेथी और सरसों। तो चना, मेथी, सरसों ये कौन से भाग में खाए जाते हैं, तो बीज और पत्ते। अब यहाँ पे देखिए भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। अब हम देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। अभी हम लोग देखिए 4-5 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब ये हम दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये आता है भूनकर। तो मतलब भोजन को भूनकर खाते हैं, किसको किसको, भिंडी, आलू, मिर्च, चना। तो ये सब भोजन क्या है, हम भूनकर खाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उबाल कर।
तो उबाल में क्या खाते हैं, उबाल कर हम लोग क्या खाते हैं, दाल, चावल, आलू इत्यादि। मतलब ये सब भोजन हम उबाल कर खाते हैं। सेक कर क्या खाएंगे, तो पराठा, रोटी, ब्रेड, वड़ा पाव, ये सब हम कैसे कैसे भोजन है, तो ये सब सेक कर हम खाते हैं। और तल कर क्या खाते हैं, तो तल कर पूरी, पापड़, ये सब हम लोग कैसे खाते हैं, तो तल कर खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब ये सब भाग हम पढ़ चुके हैं, कौन से भाग पौधे कौन से भाग खाए जाते हैं और कौन सबसे ज़्यादा अधिक खाया जाता है और भोजन को किस तरीके से खाया जाता है। और यहाँ पे मनुष्य मतलब दांत के बारे में यहाँ पढ़े। यहाँ पे देखिए ये क्या बोलते हैं, अभी देखिए यहाँ पे देखिए भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव के दांत की संरचना किस तरीके से होनी चाहिए। और फिर हम पढ़े यहाँ पे भोजन जीवधारी के आधार पर भोजन को कितने, यहाँ पे जीवधारी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग ये टॉपिक पढ़े। अब हम चलते हैं अपने आश्रय पे। तो आश्रय हमें क्या क्या पढ़ेंगे कि पक्षियों का आश्रय कैसे होता है और मनुष्य का आश्रय किस तरीके का होता है। देखिए अब हम आश्रय पढ़ेंगे। आश्रय में क्या क्या, तो ये क्या है, चील। तो चील के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले टॉपिक आश्रय में पहला टॉपिक चील। तो चलिए देखिए चील के बारे में क्या क्या है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, चील, बाज, गिद्ध ये तीनों एक समान घोंसला बनाती हैं और इनका घोंसला सबसे बड़ा 4 फीट का होता है और ये अपने क्षेत्र में पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाती हैं और यह मनुष्य से 4 गुना देखती हैं। मतलब ये जो चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये मनुष्य की अपेक्षा से 4 गुना, कितना, 4 गुना देखती हैं। और ये अपनी जो अपना आश्रय है, घोंसला है, वो किस तरीके से बनाती हैं, तो अपने एरिया के पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर या सुनसान जगह पर ये अपना घोंसला बनाती हैं। और इनके जो घोंसले का जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 4 फीट का होता है। मतलब सबसे बड़ा घोंसला इनका होता है, चील का। देखिए यहाँ पे सुनसान जगह पे घोंसला बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मादा शुतुरमुर्ग। देखिए मादा शुतुरमुर्ग अपना घोंसला कैसे बनाती हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह जमीन में गड्ढा कर अपना घोंसला बनाती हैं। तो जो मादा शुतुरमुर्ग होती हैं वो अपना घोंसला, अपना आश्रय किस तरीके से बनाती हैं, तो ये जमीन में गड्ढा कर अपना घोंसला बनाती हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट पे कौवा। तो कौवा अपना घोंसला किस तरीके से बनाती है, देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट लिखा हुआ है। आपको ज़्यादा इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट लिखा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कौवा के बारे में ये है कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। देखिए अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, चील के बारे में मैंने ये पढ़ाया कि वो अपने एरिया के जो पेड़ सारे लगे होते हैं उस पेड़ में जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है और सबसे ऊंची डाल पर वो अपना घोंसला सुनसान जगह पर बनाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा तो आप चील आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कौवा ऐसा कौन सा जीव है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, यहाँ पे एरिया के बारे में बात नहीं किया है, तो यहाँ पे सिर्फ पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, ना कि पेड़ सबसे ऊंची पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो ये कौवा बनाता है। और एरिया में जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर, तो चील, बाज, गिद्ध, ठीक है। इसे कंफ्यूज आपको अपना कंफ्यूज, ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, अपने घोंसले में लोहे की तार, लकड़ियों की टहनियाँ आदि इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे लोहे की तार, लकड़ियों की टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये कौवे के घोंसले में यहाँ पे कोयल आकर अपने अंडे देती है। तो जो कौवा का घोंसला होता है उसमें कोयल आकर अंडा देती है। तो ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है और इनके घोंसले में लोहे की लकड़ियाँ, लोहे की तार, लकड़ियों की टहनियाँ आदि का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे चलिए, क्योंकि कौवा चील ये 2 आज से बार बार पूछी जाती है तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए
कोयल के बारे में। तो कोयल है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अपना घोंसला ये नहीं बनाती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो क्या करती, तो अपने अंडे को कहाँ देती है, तो ये अपने अंडे को ये कौवे के घोंसले में जाकर कोयल आकर अपने अंडे देती है। मतलब ये कौवे के घोंसले में जाकर अपने अंडे को देती हैं। ये अपना घोंसला, खुद का घोंसला, अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के अंडे में जाकर घोंसला देती है। तो सॉरी, अंडे देती है। तो कौन, कोयल। तीसरा पॉइंट क्या है, ये अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो ये क्या है, गौरैया। तो गौरैया अपना घोंसला कैसे बनाती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। प्लस पॉइंट देखिए, ये ऐसे पक्षी है जो अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे अलमारी के पीछे, आईने के पीछे। यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहे हैं अभी। देखिए, ये दरवाजे के पीछे अपना घोंसला बना रही है। कौन, गौरैया। तो गौरैया ऐसी पक्षी है जो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। मतलब अलमारी के पीछे, आईनों के पीछे अपना घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, कबूतर के बारे में बात किया जा रहा है। तो कबूतर भी ऐसी पक्षी है। कैसा, कबूतर भी एक ऐसा पक्षी है जो गौरैया के पक्षी के समान घोंसला बनाती हैं। तो ये भी अपने गौरैया पक्षी के समान ही घोंसला बनाती हैं। तो कहाँ पे, खंडहरों में, मकान में, आईने के पीछे और अलमारी के पीछे ये अपना घोंसला बना लेती हैं। अगर कोई पुराना घर होता है तो वहाँ पे अगर ये मनुष्य नहीं रहते हैं तो ये वहाँ अपना आश्रय बना लेती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, फाख्ता पक्षी। तो फाख्ता पक्षी इस तरीके से होता है, देख लीजिए, फाख्ता पक्षी इस तरीके से होता है। तो यहाँ इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट, फाख्ता पक्षी कैक्टस के बीच मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। तो जो फाख्ता पक्षी होती है वो कैक्टस के बीच मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कठफोड़वा। पहली बार देखिए कठफोड़वा, इस तरह कठफोड़वा। यहाँ पे देखिए, कठफोड़वा को बसंत गौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में बसंत गौरी, अगर बसंत कठफोड़वा के जहाँ पे बसंत गौरी अगर वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा तो किसकी बात हो रही है। तो ये कठफोड़वा की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती हैं और उसी में ये अपना अंडा देती है। तो ये कौन, जो पेड़ के तने में एक गड्ढा करती हैं और उस गड्ढे में अपने अंडे को जाके देती हैं। तो ये कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो ये कठफोड़वा पक्षी घोंसला इस तरीके से बनाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये ज्यादातर गर्मियों में टुक टुक करती हैं। क्या करती हैं, टुक टुक करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पक्षी पर। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो ये कौन सी पक्षी है, कलचेड़ी पक्षी। और कलचेड़ी पक्षी देखिए, यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे देखिए दोनों साइड पत्थर लगा हुआ है और ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती हैं। कौन, कलचेड़ी पक्षी। यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि कलचेड़ी पक्षी को रॉबिन पक्षी के नाम से जानते हैं, इसे इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। तो कलचेड़ी पक्षी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इंडियन रॉबिन पक्षी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो कलचेड़ी पक्षी की बात कर रही है। तो यहाँ पे कलचेड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन पक्षी के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पत्थरों के बीच घास से अपना घोंसला बनाती हैं। तो ये पत्थरों के बीच घास से अपना घोंसला बनाती है। अगर पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में ऐसे आया था, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आया था कि रोड के किनारे पत्थरों के बीच में घास से अपना घोंसला कौन पक्षी बनाता है, तो यहाँ पे कौन पक्षी, तो कलचेड़ी पक्षी। और पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, फाख्ता पक्षी।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए इस घोंसले के बारे में बात किया गया है। उसके ऊपर ऊन, रुई, नाजुक और टहनियाँ बिछी हो रहती हैं। तो यहाँ पे जो रॉबिन पक्षी है तो अपने घोंसले बनाने के लिए ऊन, रुई, नाजुक टहनियाँ ये सब इस्तेमाल करती हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पक्षी पे। क्या है ये? शक्कर। ये देखिए शक्कर खोरा। तो शक्कर खोरा इस तरीके से पक्षी अपना घोंसला बनाती हैं। देखिए लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती हैं। तो कौन सी पक्षी? शक्कर खोरा। यहाँ पे इसका पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? शक्कर खोरा अपना घोंसला लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। कैसा घोंसला बनाती हैं? तो लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। और इनके घोंसले में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे किसी भी पेड़ के झाड़ियों के मध्य इनके घोंसले में सूखे पत्तों, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े आदि से बनते हैं। तो जो अपना घोंसला ये जो शक्कर खोरा पक्षी होता है ये तो पहले लटकता हुआ घोंसला बनाती है। दूसरी बात यह है कि झाड़ियों के मध्य में और सूखे पत्तों से, नाजुक टहनियों से, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े आदि से बनते हैं। इस तरीके में देखिए ये पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिएगा और एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रूबरू यही पूछ सकता है एग्जाम में ऐसे। क्योंकि सीटेड ऐसा ही है कि सारी सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन रख दी जाती है। तो आप इसे अगर एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। दर्जन पक्षी। तो यहाँ पे दर्जन पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं कि दर्जन पक्षी अपना घोंसला किस तरीके से बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है दर्जन पक्षी अपने जो है पतली चोंच से तो पत्तों को सिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पत्ते होते हैं उस पत्ते को अपनी चोंच से इसको सिलती हैं, अपनी चोंच से ये सिलती हैं। तो कौन सी पक्षी? दर्जन पक्षी। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे उसके बीच बनी थैली में अपने अंडे को देती हैं। तो जो ये पत्तियों से अपना सिल कर घोंसला बनाती हैं उसी के जो बीच बनी थैली होती है उस थैली में ये अंडे को देती हैं। तो कौन सी पक्षी? दर्जन पक्षी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पक्षी पे, बीवर पक्षी। तो यहाँ पे देखिए बीवर पक्षी किस तरीके से अपना घोंसला बनाती हैं, यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बीवर पक्षी किस तरीके से घोंसला बनाती हैं, तो यहाँ इसका पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है बीवर पक्षी का जो घोंसला होता है वो किस आकार का होता है? तो लालटेन आकार का। किस आकार का? तो ये लालटेन आकार का होता है। तो कौन से आकार का? जो बीवर पक्षी होता है ये लालटेन आकार का होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो बीवर पक्षी में केवल नर बीवर पक्षी ही घोंसला बनाता है। देखिए आप इसे अच्छे से याद रखिए। क्या पूछा गया है कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो नर पक्षी ही अपना घोंसला बनाती है और उस घोंसले को मादा जो पक्षी होती है मनपसंद घोंसले में जाकर अंडे देती है। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा तो आप उसमें 4 विकल्प दिया रहेगा। तो वहाँ पे नर वीवर पक्षी लिखा होगा तो आप उसे टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीवर पक्षी में केवल सिर्फ जो बीवर पक्षी होती है वही घोंसला बनाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? मादा बीवर पक्षी उन घोंसलों में से मनपसंद घोंसलों में अंडे देती है। तो यहाँ पे देखिए अभी यही बताया गया कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे मनुष्य के जो आश्रय होते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से घर कौन कहाँ राज्य में किस तरीके से पाया जाता है, यहाँ पे हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक ये है लेह लद्दाख। पहला टॉपिक क्या है? लेह लद्दाख। हम लेह लद्दाख के बारे में पहला टॉपिक पे यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ के घर होते हैं, यहाँ के जो घर की जो दीवार होती है वह पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पत्थर होती है लेह लद्दाख में इस तरीके से पत्थर को काट देते हैं और एक के ऊपर एक रख कर दीवार को ये बनाते हैं। तो जो दीवार होती है वो पत्थर की होती है।
अब दूसरा पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, इनकी जो छत होती है, एक मिनट, अब सही है, जो इनकी जो छत होती है वो पेड़ के मोटे तने से बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो छत के बारे में बात किया जा रहा है, जो दीवार होती है वो पत्थर काट कर बनाई जाती है, और जो छत होती है वो मोटे तने से, मतलब पेड़ के मोटे तने से बनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो इनकी छत होती है वो समतल होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, तो इसलिए इनकी जो छतें होती है वो समतल होती है, और समतल छतों पे ही अपने मसालों को अच्छे से सुखा लेती है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, लद्दाख में लाल मिर्च, कद्दू, मक्का के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अभी बताया ना, ये छत में अपने मसालों को अच्छे से सुखाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ की जो छतें होती हैं वो समतल होती है। तो लद्दाख में लाल मिर्च, कद्दू, मक्का के लिए ये प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ बारिश कम होती है, और जो यहाँ की घरों की जो निचली मंजिल होती है वहाँ पे खिड़की नहीं होती है। तो वहाँ पे किस लिए नहीं होती, क्योंकि ये अपने जानवर को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ का जो निचला मंजिल, मतलब 2 मंजिल का मकान होता है, जो निचला मंजिल होता है उसमें ये खिड़की नहीं बनाते हैं, वहाँ पे अपने वहाँ अपने जानवर को रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये 5000 मीटर ऊंचाई एक पथरीला, यहाँ पे पथरीला सुनसान इलाका है। तो यहाँ पे एक पथरीला सुनसान इलाका है, तो जहाँ पे जिसे चांगथाप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेह लद्दाख की बात हो रही थी, इसलिए वहाँ का आश्रय के बारे में पढ़े, अब वहाँ की जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान पथरीला स्थान, सुनसान जगह है, जिसमें कहाँ कौन रहता है, चांगथाप रहते हैं। और यहाँ का जो चांगपा घुमंतु लोग रहते हैं, इनके टेंट को क्या कहते हैं, तो इनके टेंट को रेबो कहते हैं। तो जो चांगथाप कहते हैं, उस चांगपा घुमंतु के पास जो उनका जो टेंट होता है, जो उनका रहने का आश्रय होता है, उस टेंट को क्या कहते हैं, तो रेबो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये अपनी बकरियों को पालते हैं, और उनसे क्या मिलता है इनको, पश्मीना ऊन। तो ये सब इनका क्या व्यवसाय है, ये अपना व्यवसाय बकरियों को पालते हैं, उनसे क्या इनको मिलता है, तो ये पश्मीना ऊन मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी बकरियों को लेखा कहते हैं। देखिए अभी पूछा गया था, जो इनके टेंट को क्या कहते हैं, तो रेबो, और इनकी बकरियों को क्या कहते हैं, तो लेखा कहते हैं हम। अब हम चलते हैं असम। असम में किस तरीके से घर बनता है, यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ अधिक बारिश की वजह से जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं। मतलब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा पहले, नेक्स्ट पॉइंट जब नेक्स्ट एग्जाम आया था, जो उसके पहले पेपर में आया था, देखिए तो वहाँ पे इस तरीके से पूछ लिया था, 10 से 12 फीट ऊंचे नहीं बोलकर यहाँ पे इस तरीके से पूछ लेगा, 3.35 करके दे दिया गया था। तो आप सॉरी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अधिक बारिश की वजह से जो यहाँ जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर ये घर बनाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाया जाता है, ये असम में। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यह बांस के घर व गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। मतलब जो असम में जो ये घर बनते हैं, तो ये बांस का घर ही नहीं, ये गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी जो छतें होती है ढालूदार होती हैं। कैसी होती हैं, ढालूदार। लेह लद्दाख में कैसी छतें होती हैं, तो समतल होती है। और जो असम में जो छतें होती हैं, यहाँ बारिश अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे जो इनकी छतें होती है ढालूदार होती हैं। और इसका पॉइंट क्या है, यह लकड़ी के होते हैं। मतलब बांस से बने घर कहाँ पाए जाते, जो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो किस तरीके से कैसे जाते हैं, वो पुल को कैसे पार करते हैं, तो वहाँ पे बांस के पुल बने होते हैं। नदी को पार करने के लिए बांस के पुल बने होते हैं, जिससे इस रस्सियों को बांस को पकड़ के बच्चे स्कूल इस नदी से पार उस नदी स्कूल में जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वहाँ पे बाँस ऊपर से ऐसे बनी होती है, और वहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस बाँस को यहाँ पे इस नदी को पार करते हैं इस बाँस के सहारे से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान के बारे में। राजस्थान का घर देखिए इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पहला पॉइंट क्या है, यहाँ बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे जो राजस्थान है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, घरों की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, और जो दीवार होती है वह गोबर से लीप पोत कर इसे अच्छा बनाया जाता है। तो इसे गोबर से इसकी दीवारें क्यों लेपी जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहें। तो यहाँ पे जो घर की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, और जो दीवार होती है उसे गोबर से लीप पोत कर उसे अच्छा और सुंदर बनाया जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। और इनकी जो छतें होती है वो किससे बनाई जाती है, तो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर पूछ लिया जाए कि इनकी छत कैसी होती है, राजस्थान में जो घर की जो छत होती है किस तरीके से होती है, वो छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे चौथा पॉइंट, ये वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए वहाँ की जो दीवारें होती है कच्ची दीवार की होती है और मोटी होती है। और दीवार मोटी होती है लेकिन वहाँ पे गोबर से उसे लिपते हैं, इसलिए लिपते हैं जिससे कीड़े मकोड़े ना लगे। अब हम चलते हैं मनाली। देखिए मनाली में किस तरीके से मकान पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट, इसका पहला पॉइंट है, सबसे पहले यह घर पर पहाड़ी इलाके में बनता है। तो कहाँ पे बनता है, सबसे पहले ये घर कहाँ बनता है, तो पहाड़ी इलाके में बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ बारिश और बर्फ दोनों बहुत ज़्यादा होती है। अगर बारिश और बर्फ दोनों ज़्यादा होती है तो इनकी छतें भी ढालूदार होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इनकी छतें कैसी होती है, तो इनकी छतें ढालूदार होती हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बकरवाल। तो बकरवाल एक प्रकार की जनजाति होती है जो कहाँ पाई जाती है, ये ज़्यादा करके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो जो बकरवाल होती है, तो बकरवाल का घर लकड़ी और मिट्टी की बनी होती है। कैसी बनी होती है, ये भी इनकी भी घरें लकड़ी और मिट्टी की बनी होती है, और ये बकरियां चराती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए ये जो जमीन की पुताई होती है वो किससे होती है, तो ये गोबर से होती है। तो जो जमीन को, जो फर्श को ये लीपते हैं वो किससे, तो गोबर से होती है पुताई। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, जम्मू कश्मीर की गुज्जर बकरवाल जनजाति होती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो गुज्जर जो बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और ये क्या पालते हैं, इनका व्यवसाय क्या है, ये बकरियों को पालते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, इनकी जो छतें होती हैं, सॉरी, जो इनकी घर होती है लकड़ी और कच्ची दीवार से बनी होती है। देखिए यहाँ पे मिट्टी की बनी होती है। और ये देखिए इस तरीके से ये जनजाति होती है, बकरवाल जनजाति इस तरीके से होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम चलेंगे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में क्या क्या है वो सब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, ये सब एनसीईआरटी के बुक से लेकर ही आ गई मैं, तो आपको इसे पढ़ने में आसानी से रहेगा। तो बर्फ के घर इग्लू, मतलब जो बर्फ के घर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे इग्लू कहते हैं। यहाँ पे देखिए बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, वहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं हम। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे इग्लू कहते हैं हम। और ये घर किस तरीके से होता है, गुंबद आकार का। किस तरीके से, गुंबद आकार का होता है। जो इनका प्रवेश होता है बहुत छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं करती। इसे क्या कहते हैं, तो इसे एस्किमो जनजाति कहती हैं। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इनके जो घर का जो आवास होता है इसको क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। जो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, कौन, यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। तो ठीक है, तो इनका घर किस तरीके से किस आकार का होता है, गुंबद आकार का। जो इनका प्रवेश द्वार होता है वो छोटा छोटा होता है। अब हम चलते हैं हाउस बोट।
यहाँ पे देखिए हाउस बोट के बारे में क्या है। हाउस बोट पहले कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे यह लकड़ी से निर्मित घर होता है जो सदा पानी के लिए ऊपर तैरता रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये किससे बना होता है, तो ये लकड़ी से निर्मित एक घर बना होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है और ये पर्यटकों के लिए खास कर बनाया जाता है। मतलब जो हाउस बोट होता है ये पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाया जाता है। कई मंजिल ये घर बनती है। तो ये इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलती है। देखिए ये जो हाउस बोट है ये दो जगह पे मिलता है, एक जम्मू कश्मीर में और एक केरल में। जो इसकी लंबाई होती है वो 80 फुट, कितने 80 फुट तक होती है। और जो कश्मीर हाउस बोट की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि इनकी जो छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है जिसको क्या बोलते हैं, खत्म बंद। इस नक्काशी को क्या बोलते हैं, तो खत्म बंद बोलते हैं। और ये हाउस बोट होता है और हाउस बोट कई मंजिलों का होता है। ये जम्मू कश्मीर और केरल में पाया जाता है। और ये किस लिए बनाता है, ये पर्यटकों को लुभाने के लिए। और ये कहाँ पे, पानी में सदा हमेशा तैरता रहता है। अब हम डोंगे के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है डोंगे। तो डोंगे यह कश्मीर में पाए जाने वाले एक नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं। मतलब जो हाउस बोट होता है उसमें क्या होता है, नक्काशी की जाती है, इसलिए उसे हाउस बोट कहते हैं। और जो डोंगा होता है ये कश्मीर में पाए जाने वाला नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा बोट है जो नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे डोंगे नाम से जानते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न कमरे होते हैं जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं। मतलब डोंगा एक मंजिला का होता है और यहाँ पे अलग अलग कमरे होते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग इस पे निवास करते हैं। ठीक है, तो हम अब आश्रय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आश्रय के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमारा टॉपिक आता है जल पे। तो यहाँ पे जल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, हम पहला पॉइंट ये है, ये पृथ्वी पर 3/4 भाग पर पानी पाया जाता है। तो 97% क्या है महासागरों में, 2% क्या है बर्फ और ठोस, 1% क्या है भूमिगत। तो जो ये पृथ्वी पर 3/4 भाग पर पानी पाया जाता है। तो यहाँ पे जल के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम चलते हैं यहाँ पे दूषित जल के सेवन से होने वाले बीमारियां। देखिए क्वेश्चन में सीटेट में एग्जाम में देखिए बीमारियों के बारे में भी 1 नंबर में पूछता है, तो आप भी इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूषित जल के सेवन से होने वाले बीमारियां। पहला बीमारी क्या होता है, पीलिया। तो यहाँ इसका लक्षण क्या होता है, जो आंखें होती है वो पीले हो जाती है, जो ये आंखें होती हैं वो पीले पीले हो जाती हैं। इससे ये पता चल जाता है इनको पीलिया रोग है। और ये किस लिए होता है, ये दूषित जल पीने से होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, मिनी माता रोग। और मिनी माता रोग किस लिए होता है, तो यहाँ पे जो जल में दूषित होता है उसमें कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है, इससे क्या होता है मिनी माता रोग हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इटाई इटाई रोग। तो इटाई इटाई क्या है कि जल में मरकरी और पारा मिल जाता है जिससे इंसान को इटाई इटाई रोग हो जाता है। हैजा, यहाँ पे देखिए हैजा के बारे में पढ़ेंगे। तो हैजा भी दूषित जल पीने से, दूषित जल सेवन करने से यहाँ पे हैजा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 हम लोग रोगों के बारे में बात करें तो 4 रोग जो है इसे दूषित जल पीने से होता है। इसे आप जरूर एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 1 नंबर में जरूर 100% पूछता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। ट्रेन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप इसे ट्रेन से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है, यात्रा करने की तारीख। तीसरा पॉइंट क्या है, बैठने का सीट नंबर। तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर, यात्रा करने का तारीख, बैठने का सीट नंबर, टिकट का फीस और दूरी की माप। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया रहेगा। आप सबसे अच्छा यही टॉपिक अगर एग्जाम में पूछता है ट्रेन के बारे में तो आंख बंद करके सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस एक टॉपिक यही होता है कि वहाँ पे केवल यात्री का नाम नहीं होता है।
तो यहाँ पे केवल यात्री का नाम नहीं होता है, बाकी सब कुछ वहाँ पे उस टिकट में मेंशन की रहती है। तो टिकट का फीस, दूरी की माप, कब कितने बजे तक पहुँच जाएगी और वहाँ पे उसकी तारीख, ये सब, ट्रेन का नंबर, ये सब कुछ उस टिकट में मेंशन रहता है। बस क्या नहीं रहता है, तो यात्री का नाम नहीं होता है। तो इसे आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखिए, जो यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में आए थे, भारत में आए थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में भी क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है। अब इनके देखिए मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज क्या है, ये पहला पॉइंट, यह यूनानी राज से सेल्यूकस, यहाँ पे निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो कौन, मेगास्थनीज। ये कैसा है, यूनान से था और सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे उनके रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा पॉइंट क्या है, जो इसकी पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बताया है। कैसा, उनके समाज, किस समाज में, भारतीय समाज के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए वेन सॉन्ग यहाँ पे दिया है। तो ये एक मिनट, वेन सॉन्ग, यहाँ पे देखिए वेन सॉन्ग। तो ये पहला पॉइंट क्या है, यह भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था। तो ये कौन था, ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था। दूसरा पॉइंट क्या है, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इसे क्या कहता है, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की, मतलब वेन सॉन्ग, ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की। और मेगास्थनीज, उनका पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। और पांचवा पॉइंट क्या है, ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पे फायान। तो यहाँ पे इसका पहला क्या है, यह चीनी बौद्ध भिक्षुक था। दूसरा पॉइंट क्या है, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त सम्राट के दरबार में आया था। तो कौन, फायान। तो यहाँ पे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ये भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था। और इसने क्या किया था, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने इस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था। तो इन्होंने, फायान क्या था, तो ये भी चीनी बौद्ध भिक्षुक था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के दरबार में आया था और इसने इस समय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था। तो यहाँ पे हम चलते हैं पट्टा चित्रकारी पे। देखिए यहाँ पे 3-4 जो बाहर से भारत में आए थे, तो यहाँ पे इसके बारे में आप जरूर अच्छे से उसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पट्टा चित्रकारी पे। तो यहाँ पे पट्टा चित्रकारी क्या है, यह चित्रकारी उड़ीसा में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। किस पे, कपड़ों के ऊपर। और इसमें रंग बनाने के लिए सब्जियों एवं खनिजों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो ये रंग बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सब्जियों एवं खनिजों का उपयोग होता है। अब यहाँ पे चलते हैं हम फाड़ चित्रकारी पे। तो फाड़ चित्रकारी देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये चित्रकारी राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें बहादुर व्यक्तियों के यहाँ पे कारनामे दिखाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये कपड़ों के ऊपर चित्रकारी जो की जाती है और उसमें बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को दिखलाया जाता है, तो वैसा कौन सा चित्रकारी का नाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो फाड़ चित्रकारी। फाड़ चित्रकारी देखिए इस तरीके से होता है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए मधुबनी नहीं लिखा गया था, तो मधुबनी के बारे में पढ़ लीजिए। ये मधुबनी कहाँ का चित्रकला है, तो ये बिहार के। तो ये बिहार, ये
बिहार में होता है। और ये किससे बनता है, ये किस लिए होता है? जब वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ की जो दीवारें होती है उस पर वो चित्रकारी बनाते हैं। और किससे बनाते हैं? तो पीसी हुई चावल से। किससे? पीसी हुई चावल से। पीसी हुई चावल से। तो यहाँ पे जो मधुबनी होती है वो मधुबनी कहाँ पे? तो बिहार में होता है। और ये मधुबनी चित्रकला किस नाम से वहाँ पे फेमस है। और वहाँ पे जो दीवारें होती हैं मोटी, जो दीवारें होती है उस पे चित्रकारी बनाई जाती है। और किससे? पीसी हुई चावल से। और वहाँ पे गेंदे का फूल और इसके बाद पेड़ों से रंग, ये सब हल्दी, ये सब मिला के वहाँ पे रंग बनाई जाती है, जिससे वहाँ पे ये सब दीवारों पे चित्रकार करते हैं। और उस चित्रकार का नाम क्या है? मधुबनी चित्रकारी। तो ये कहाँ पे? बिहार में फेमस है। तो आप लोग को मैंने सारे एनसीईआरटी का सब टॉपिक अच्छे से कवर, सारे एनसीईआरटी का टॉपिक अच्छे से हम कवर करा दिए हैं। आपको पहले पार्ट 1 में भी आधा टॉपिक क्लियर किया और इसके बाद पूरा टॉपिक अब मैंने इसमें क्लियर कर दिया, जिससे आपको अब कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे इस 2 वीडियो से आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका 15 नंबर का एनसीईआरटी, 15 नंबर का एनसीईआरटी सीटेट में पूछता है। आपका 15+15, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने खुद ही मेरा 15 में जो एनसीईआरटी का नंबर पैडागोजी छोड़ के 15 में से 15 क्वेश्चन नंबर में मेरा खुद का गेन हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये सब सिर्फ 2 वीडियो आप पढ़ के चले जाइएगा, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए कुछ, अगर आपको कुछ अगर चाहिए, मतलब वीडियो में आपको कुछ और वीडियो चाहिए जो आपको सीटेट में पढ़ना है, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट में आप कर दीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बहुत पास में आने वाला है, तो इसलिए आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। तो मैं आपको वो वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए, आप पैडागोजी हिंदी आप कमेंट में कर दीजिएगा, हिंदी पढ़ना है कि एसएसटी पढ़ना है, या फिर मैथ, या फिर क्या सीटीपी पढ़ना है। अगर आपको इस 4 सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ना है तो आप पहले बता दीजिएगा, उसका मैं पहले वीडियो बना दूंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।